वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 10+2 क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 20 शुरू कर रहे हैं। ये लेक्चर आपको रिटन नोट्स की फॉर्म में भी मिलेगा। जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा वो आपको इसको वीडियो के साथ साथ स्क्रीन पर भी साथ में दिखता रहेगा, सो दैट कि आप अपना क्वेश्चन का नोट्स या कॉन्सेप्ट का जो नोट है वो आप साथ साथ में बना सकें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन। यूजिंग गॉसेस थ्योरम derive an expression for electric field of an infinitely long line of charge having uniform charge density। सो आज का जो क्वेश्चन है वो गॉस थ्योरम के ऊपर बेस है। तो गॉस थ्योरम आप सबको मालूम है क्या होती है। गॉस थ्योरम कहती है कि अगर आप लोगों के पास एक क्लोज सरफेस है और उस सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू आपने एनक्लोज किया है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी और सरफेस में जो फ्लक्स बनेगा या एसोसिएट होगा, दैट इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और in term of electric field you can write here closed surface integral E vector dot ds vector is equal to q upon epsilon naught। हम पढ़ चुके हैं, इसको हम यूज करेंगे आज। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन। इसका मतलब क्या है बच्चों? जब आपके पास कोई एक लाइन होती है, मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसकी लेंथ L है। अगर आप लोग इस लाइन के आसपास कोई एक डिस्टेंस स्मॉल r लेते हैं, पॉइंट P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कोई, मान लीजिए, तो अगर ये डिस्टेंस r जो आपने कंसीडर किया है, अगर ये डिस्टेंस r वेरी वेरी लेस देन लेंथ ऑफ द लाइन है, बोलने का मतलब कि लाइन इतनी लंबी है कि जो डिस्टेंस आपने स्मॉल r लिया है यहाँ पर, वो उस लाइन की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो आप लोग उस लाइन को इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में मैं आपको ये सारा समझा चुका हूँ, पर बच्चों थोड़ा सा आइडिया और ले लीजिए। जब आप लीनियर चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन पर आपने ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में पूरी लाइन पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो फाइंड आउट हम नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाल लेते हैं, जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। मतलब एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसे हम लोग लैम्डा कहते हैं। और जब हमें 1 यूनिट लेंथ का चार्ज पता लग जाता है तो हम किसी भी लेंथ का चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। और उसे निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो इस फॉर्मूले को भी साथ में नोट कर लीजिए। बच्चों वीडियो को साथ साथ में पॉज करके जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ उसको आप रफ कॉपी में नोट करते जाइए। वो आपके डेरिवेशन के दौरान आपको सीखने में बहुत मदद करेगा और आपको डेरिवेशन में आपकी कंसंट्रेशन भी बनाए रखेगा। ठीक है। सो चलिए अब आगे चलते हैं। गॉस थ्योरम सीख लिया आपने, यहाँ पर क्या है, इन्फिनाइट लॉन्ग लाइन पता चल गया क्यों क्या कहा जा रहा है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर हमें मालूम हो किसी एरिया की, लेंथ की, वॉल्यूम की, लीनियर केस में लैम्डा होती है, तो आप पार्टिकुलर लेंथ पर चार्ज निकाल सकते हैं और वो होता है लैम्डा इंटू एल। सो लेट अस स्टार्ट नाउ आवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, जो लिखा है वो भी समझा देता हूँ। कंसीडर एन इन्फिनाइट एंड थिन वायर, थिन होगा बेटा, इसे करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इट इज नॉट THEN, इट इज THIN, थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब हमारे पास जो एक
L लेंथ की लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है, और इसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हम लोगों ने लैम्डा कंसीडर की है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। नाउ लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट P। इस लाइन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट P है, मान लीजिए ये यहाँ पर पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है बच्चों, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, देखो गॉस थ्योरम यूज करेंगे। सो वी शैल ड्रॉ एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो हम इस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। बच्चों अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑल अराउंड इस तरह से बन जाती हैं। सबको मालूम है आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ और उस लाइन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव लगाया, अगर सिंगल चार्ज है बच्चों यहाँ पे, तब तो ठीक है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, एक ऐसे जाएगी और दूसरी ऐसे आ जाएगी, और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसकी बन जाएंगी। पर सपोज दैट अगर हमारे पास एक और यहाँ पर चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर में बनाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने एक और चार्ज रख दिया इसके साथ में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर आप इसी तरह से ऑल अराउंड ड्रॉ कर दें, तो वो लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में देख चुके हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप वो देखें। सो दैट मीन्स कि जब चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक के बाद दूसरा चार्ज इस तरह से रख दिया जाएगा, जब हम बहुत सारे चार्ज इस तरह से रख देंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ा डिफरेंट होंगी। किस तरह से होंगी, देखिए मान लीजिए ये हम लोगों ने यहाँ पे ये बना दिया चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगी, सो दैट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अगर कोई लाइन ऊपर की तरफ, मान लीजिए कहीं से कोई लाइन अगर ऊपर की तरफ बैंड होती है मान लीजिए, तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ऑल अराउंड पैरेलल निकलती हैं और इक्वी डिस्टेंस होगी, क्योंकि चार्ज सारा बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस तरह से आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये आपने लाइन ली है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, टॉप पर है मान लीजिए, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेटा वो ऑल अराउंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जो हैं वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। लेकिन वो अप एंड डाउन ऊपर नीचे नहीं होंगी, सो दैट कि वो इंटरसेक्ट ना करें। इसी तरह से मान लीजिए मैं थोड़ा डिस्टेंस नीचे एक इलेक्ट्रिक का चार्ज ले लेता हूं, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह से बनेंगी। तो वो यहाँ पर आप देखें तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बन रही है। तो ये जो चार्ज है ये सिलेंड्रिकली चारों ओर बराबर फैलता है, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो आपका इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। जैसे मैंने ये एक सिलेंडर बना दिया और इस फॉर्म में इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऑल अराउंड एक्सपेंड होती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। पॉजिटिव फील्ड होगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड जाएंगी। पॉजिटिव के लिए कहाँ जाएंगी, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज रहेंगी, और अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड द अंदर की तरफ रहेंगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट हियर नाउ द क्वेश्चन। ये सब बातें आपको क्लियर हैं। सो हमारा क्वेश्चन अब शुरू होता है यहाँ से कि मान लीजिए ये डायग्राम यहाँ बनी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ज़रा ध्यान से। ये जो आपके पास यहाँ रेड लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये आपका क्या है, ध्यान से देखते जाइए। मैं एक बार देखने के बाद इसको इरेज भी करता जाऊंगा।
तो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या नहीं है वो ध्यान से देखिए। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पे लाइन लगाई, मैंने रेड लाइन ऑलरेडी लगी है, ये हमारी वो लाइन है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और पी पॉइंट यहाँ मिस हो गया लिखने से, तो आप बोल सकते हैं ये हमारा वो पॉइंट पी है जहां आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो आप ये बोल सकते हैं कि लेट दिस इज योर पॉइंट पी and it is at a distance small r where electric field is to be calculated। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस तो है नहीं, गॉस थ्योरम हमने यूज करनी है, तो हम लोग एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, और उसी शेप का होना चाहिए जिस शेप का हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका लीनियर है, और लीनियर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो भी सिलिंड्रिकल होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आप लोगों का यहाँ पर गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया ये आप लोगों का, जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से होता हुआ निकलेगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो है वो आपका गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब इस पी का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आर इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो आपका जो लाइन है वो आपका इनफिनाइट लॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अभी जो अपने गॉसियन सिलेंडर सपोज किया, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है बच्चों वो एल आ जाती है। इसकी लेंथ कितनी आ जाती है, एल आ जाती है मान लीजिए। तो अगर आपको अब गॉसियन थ्योरम लगानी है तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर गॉस सरफेस के अंदर चार्ज कितना आएगा। गॉस सरफेस के अंदर चार्ज आएगा, यहाँ से गॉसियन सरफेस शुरू होता है और यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो गया। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोगों के पास जितना इस लाइन के ऊपर चार्ज आएगा, ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितनी लाइन गॉसियन सरफेस अपने अंदर एनक्लोज करेगा और जितना इसके ऊपर चार्ज होगा वो चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द लाइन ऑफ लेंथ एल, और लाइन ऑफ लेंथ एल पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल होगा, जहां पर कि लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ये देखिए नीचे यहाँ पर व्हाट इज रिटन हियर, देन चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें जब चार्ज एनक्लोज्ड पता लग गया तो हम इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अपना गॉसियस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ कहता है, सबको पता है गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है, अभी मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फ्लक्स ई इज इक्वल टू फ्लक्स फाई ई सॉरी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू हमने लैम्डा एल कर दिया और अपॉन एप्साइलन नॉट लिख दिया। तो ये हमारे पास गॉसियस थ्योरम अप्लाई करके आ गया। तो अब इक्वेशन की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बच्चों क्लोज्ड इंटीग्रल में दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। क्लोज का मतलब ये हुआ कि सरफेस हमारा पूरा एनक्लोज है, उसके ऊपर हमें ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फाइंड आउट करना है। लेकिन जब हम ई वेक्टर और डी एस वेक्टर को ओपन करते हैं तो आपको पता है हमें मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना होगा किसमें, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर में। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनानी पड़ेगी और डी एस वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस कम बैक टू द फिगर। ये हमारे पास फिगर है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना देता हूँ बच्चों। तो सबको मालूम है
पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी और ऑल अराउंड होगी, किसके? परपेंडिकुलर टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं उस बात को। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो सब जगह बाहर की तरफ होगी, इस तरह से। जो क्वेश्चन के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, तो ये समझ आ गई होगी आपको। ये देखिए यहाँ भी बनी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। ओके, अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर ds की। तो जब हम सिलेंडर के एरिया वेक्टर की बात करते हैं, तो अगर आपने एरिया वेक्टर का जो क्लास है अगर वो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लें। एरिया वेक्टर आपको समझ आ जाएंगे। सिलेंडर को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉप फेस आता है जहाँ पर एरिया वेक्टर अपवर्ड रहेगा, एक बॉटम फेस आएगा जहाँ पर एरिया वेक्टर डाउनवर्ड रहेगा, और एक इसका कर्व सरफेस आता है जहाँ पर इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है। उसे कहीं भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर के वीडियो लेक्चर में आप आराम से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से अगर आप अलग अलग पॉइंट्स पर अब ई और डी एस की एंगल देखें, तो अगर हमने क्या किया, अलग अलग एंगल अलग अलग फेस पर डायरेक्शन अलग अलग बन रही है, तो ये ऊपर वाला जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर टॉप का, यहाँ पर डी एस का डायरेक्शन आप कहीं भी निकालें वो अपवर्ड आएगा। ठीक है, तो इन सब जगह आपका जो थीटा है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका ई वेक्टर है और ये आपका डी एस वेक्टर है। तो ई और डी एस के बीच में जो यहाँ एंगल है बच्चों वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप लोग बॉटम फेस को देखें, तो बॉटम फेस पे जो डी एस है वो आपका डाउनवर्ड रह रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और जो ई है आपका वो आपका आउटवर्ड इधर है। अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ आएगा, और अगर राइट साइड पे जाएंगे तो इस तरफ चला जाएगा। लेकिन दोनों साइड जो आपका एंगल है बच्चों, वो दोनों साइड आपका एंगल देखिए फिर से 90 डिग्री रह रहा है। ई और डी एस के बीच में ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो हम देख रहे हैं कि टॉप फेस को हमने अगर 1 नाम दिया और बॉटम को 2 नाम दिया, तो इन दोनों के केस में आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कॉपी पर नोट कर रहे हैं आप लोग, मैं ये समझ रहा हूँ। तो टॉप और बॉटम का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री रहेगा, जबकि कर्व सरफेस के ऊपर जो एंगल है डी एस वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आपका एंगल ये 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? यहाँ पर आपका एंगल जो है आपका वो 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को 1, 2 और 3 कर्व तीनों फेस पर आपको एंगल मिल गया। तो जब आप लोग अपने इस इंटीग्रल को ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को ओपन करेंगे, तो हम लोग इसे 3 पार्ट में ओपन करेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। So see here carefully, the cylindrical surface can be divided into 3 parts as top face 1, bottom face 2 and curved face 3। ये आपने सिलेंडर बनाया था, अभी बनाया होगा आप लोगों ने। ये 1 फेस हो गया आपका, ये फेस नंबर 2 हो गया आपका, और ये जो कर्व था ये आपका फेस नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब 1 और 2 में जो हमने क्या किया, 1 और 2 में जो एंगल था वो आपने देखा 90 डिग्री आया, और 3 वाले फेस में एंगल 0 डिग्री आया। तो हमने क्या किया, यहां पर देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 जो है आपकी, उसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड को ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द सरफेस 1 बॉटम, सॉरी फेस 1 कौन सा है? टॉप फेस है, प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस 2 प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द सरफेस 3। हमने 3 सरफेसेस को ओपन कर दिया अब। ठीक है, अब आपका जो क्लोज सरफेस था सिलेंडर का, इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये आपने टॉप फेस अलग कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने उसका जो सिलेंडर का जो कर्व फेस है वो अलग कर दिया, और ये सिलेंडर का आपका बॉटम फेस है, ये आपका टॉप फेस हो गया, ये ऊपर उठा दिया, अलग कंसीडर किया आप लोगों ने। ठीक हो गया, ये आपका बॉटम फेस है, उसे आपने अलग कर लिया, नीचे वाला फेस नंबर 2,
और ये जो बाकी बीच में बच गया बच्चों, ये आपका कर्व फेस है। ये कौन सा फेस है आपके सिलेंडर का? कर्व फेस है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली। मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से ड्रॉ करता हूं तो ताकि आपको ये समझ आ सके। तो ये आपका जैसे सिलेंडर था पहले इस तरह से, ठीक है। आपने इसका टॉप फेस अलग कर दिया, ये बना दिया हमने ऊपर। आपने इसका बॉटम फेस अलग कर दिया, नीचे बना दिया अलग से। और बीच में जो रह गया वो आपका कर्व फेस रह गया सिलेंडर का। ठीक है, तो जो टॉप और बॉटम फेस है आप लोगों के, देखिए यहाँ पे ये टॉप फेस बॉटम फेस, इन दोनों में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री आया, पिछले पेज पे हमने देखा। और कर्व फेस पे जो एंगल है आपका 0 डिग्री आया। तो यही अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं। देखिए, वी आर पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप लोग ध्यान से, ये फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए व्हाट इज हियर, फेस 1 में जब आपने ई और डी एस में एंगल पुट किया तो 90 डिग्री लिया। फेस 2 में ई और डी एस में एंगल पुट किया तो 90 डिग्री लिया। और फेस 3 में ई और डी एस में एंगल लिया तो आपने उसे 0 डिग्री लिया। ठीक है, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये फैक्टर खत्म। सेकेंड 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये फैक्टर भी खत्म। लास्ट वाला फेस नंबर 3 में रह गया ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये फैक्टर आपका खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। और यहाँ पे रह गया ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1 रखा आप लोगों ने, ई डी एस इंटू 1 रह गया तो वो यहाँ पर आ गया। देखो एज इट इज ई आ गया, डी एस आ गया और cos 0 का वैल्यू 1, तो इस मल्टीप्लाई करके खत्म हो गया। आपके पास क्या रह गया बच्चों, ई डी एस ओवर द सरफेस 3 इक्वल टू राइट साइड लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं आगे। चलिए इसी क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये पॉजिटिव है आपके पास, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के आपने यहाँ पर दोनों पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और आप लाइन के एकदम साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। दोनों तरफ लेफ्ट राइट कहीं भी चले जाएं, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस आर है दैट इज वेरी वेरी लेस देन एल। ठीक है, तो आर बहुत स्मॉल होने का मतलब है कि आप लाइन के एकदम पास हैं। जब लाइन के एकदम पास हैं आप लोग, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ई विल बी कांस्टेंट। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई आप यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। इस ई को आपने यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया तो ये बन गया ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब आप डी एस का इंटीग्रेशन करोगे ओवर द सरफेस 3, तो ध्यान से करो सरफेस 3 कौन सा है, सरफेस 3 आपके सिलेंडर का कर्व वाला फेस था, जो कर्व्ड फेस है। तो सिलेंडर के कर्व्ड फेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस का एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सिलेंडर के चारों ओर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, टॉप एंड बॉटम का नहीं, केवल कर्व सरफेस, तो उसका एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया ds की जगह, ये आपका ds है, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों ने 2 पाई आर एल रख दिया। सो e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सो इक्वल टू यहाँ से 2 पाई आर पूरे का पूरा फैक्टर शिफ्ट करके आप लोग राइट साइड में ले आए तो क्या बच गया, ई लैम्डा एज इट इज आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एल एंड एल ऑफ द बोथ साइड गॉट कैंसल, दोनों तरफ एल है, ये देखिए यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या रह गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर। ठीक है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी
It is clear that electric field is independent of the length of the wire. This is very important. जितनी आपकी टोटल वायर की लेंथ है, कितनी हमें नहीं लिया, हमने तो सिर्फ स्मॉल एल लिया था और वो गॉसियन सरफेस का सिलिंड्रिकल की लेंथ ली थी हम लोगों ने। हमारी बात सुनो, हमने वायर की लेंथ तो ली नहीं थी कि वायर कितने लेंथ की है, ठीक है। तो उसका यहाँ पर कोई आया भी नहीं, कोई इसका फार्मूले में उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं आया उसका यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वायर किसी भी लेंथ की हो, आपकी जो वायर है उसकी टोटल जो लेंथ है वो कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ पे कहा गया है कि अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्मॉल आर क्या था आपका, डिस्टेंस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरी बात, अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, ई को ई वेक्टर लिख दिया आप लोगों ने, ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया। बहुत ही ईजी है, ये फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया, ठीक है। लैम्डा स्केलर नंबर है, सेम आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे आ गया, अपॉन आर डिस्टेंस भी वैसे आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर एन ऐड कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो डायरेक्शन में पहले बता चुका हूं आप लोगों को, जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, if some positive charge is distributed on a line then electric field of this is outward and perpendicular। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन होगी और डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, और अगर चार्ज आप नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी इनवर्ड हो जाएगी। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट्स भी कंप्लीट हैं क्वेश्चन में, तो आप इनको नोट भी कर सकते हो और यहाँ से समझ भी सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम इट, एंड इन कमेंट सेक्शन और अदरवाइज थ्रू व्हाट्सएप नंबर टेल मी इज दिस मेथड यूजफुल फॉर यू और नॉट। ओके, अगर ये मेथड आपके लिए यूजफुल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से बना के आपको भेजूंगा, अदरवाइज आई विल फॉलो द ओल्ड मेथड। ओके, थैंक यू।